वर्मा द कॉमर्स गुरु। स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्टडी जोन में। तो आज प्रस्तुत हो अपने मिशन टर्म 2 अकाउंटेंसी के पार्ट 2 वीडियो के साथ, जिसमें कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिमेनिंग चैप्टर्स, दैट इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, इशू ऑफ डिवेंचर्स, कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट कैश फ्लो स्टेटमेंट के इंपॉर्टेंट की कॉन्सेप्ट्स के बारे में, जिसके बिना आपके मंडे के एग्ज़ाम की तैयारी अधूरी ही है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट विद डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट, इफ एनी एक्सटर्नल लायबिलिटी इज पेड ऑफ बाय एक्सचेंजिंग एनी एसेट इट विल नॉट बी रिकॉर्डेड एनीवेयर। यानी कि जब कभी डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में कोई भी एक्सटर्नल लायबिलिटीज जैसे कि क्रेडिटर्स है या फिर लाइक आपका प्रोविडेंट फंड है या कोई एक्सटर्नल लोन्स वगैरह है, इन सभी को पे करने के बदले में अगर हम कोई दूसरे एसेट्स लाइक फर्नीचर, मशीनरी, इक्विपमेंट्स एक्सचेंज करके सेटलमेंट करते हैं, तो ऐसे केस में उसको रिकॉर्ड कहीं भी नहीं किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, एनी अमाउंट ऑफ रेम्यूनरेशन और कमीशन पेबल टू अ पार्टनर for taking care of the work of dissolution, it will always be shown on the debit side of realization account। अब ये पॉइंट मैंने इसलिए दिया इस समय इस वीडियो में क्योंकि डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस के कॉन्सेप्ट के वजह से इस जगह अक्सर बच्चे आकर कंफ्यूज जाते हैं। तो बताना चाहूँगा, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस का ट्रीटमेंट जो है वो एक अलग ट्रीटमेंट है, दैट डिपेंड्स अपॉन द सर्कमस्टांसेस। लेकिन जो रेम्यूनरेशन पार्टनर को पे किया था या कमीशन टू लुक आफ्टर द वर्क ऑफ डिसोल्यूशन, वो एक कंपलसरी चीज़ है जो रियलाइजेशन के डेबिट साइड में आता ही है। तो डू नॉट कंफ्यूज इन इट, ये हमेशा वहाँ आएगा ही आएगा, चाहे डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस रिकॉर्ड हो चाहे ना हो। तो अब उसी पर बेस्ड अगली बात, यानी डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस को लेकर के जिसके वजह से लोग ऊपर वाले पॉइंट में गलतियाँ कर बैठते हैं। इफ़ अ पार्टनर हैव टू बियर द डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, पार्टनर को अगर एक्सपेंसेस को बियर करना, तो बियर का मतलब होता है कि उसको उस एक्सपेंस को अपने पॉकेट से पे करना पड़ेगा। द फर्म इज नॉट लायबल टू पे एनी कंपनसेशन फॉर इट, इट विल नॉट बी रिकॉर्डेड एनीवेयर। यानी जब कभी पार्टनर को डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस बियर करने के लिए कहा जाएगा क्वेश्चन में, तो वो कहीं भी यानी कि रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल या कहीं भी रिकॉर्ड नहीं होता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। हाउएवर, अगर इसी केस में यानी कि जो कॉन्सेप्ट बोला जा रहा है, इसी कॉन्सेप्ट को अगर अज्यूम करके चलते हैं और ये भी मान लेते हैं कि इट इज पेड ऑफ बाय द फर्म, मतलब डिसोल्यूशन एक्सपेंस जिसको कि पार्टनर को बियर करना था, अगर हम मान लेते हैं कि उसे फर्म ने पे कर दिया ऑन बिहाफ ऑफ द पार्टनर, यानी कि जिस खर्च को पे करने की जिम्मेदारी उस पार्टनर की थी क्योंकि उसे बियर करना था, लेकिन टेम्पररी बेसिस पर उसको पेड किसने कर दिया? फर्म ने। किसके बिहाफ पर? उस पार्टनर के बिहाफ पर। तब ऐसे केस में ये रिकॉर्ड होगा, लेकिन अगेन रियलाइजेशन में नहीं होगा क्योंकि बिजनेस का खर्चा नहीं है। ये डेबिट साइड रिकॉर्ड होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, यानी कि कैपिटल से पार्टनर के माइनस कर दिया जाएगा अल्टीमेटली। तो ये है दो पॉइंट जिसके वजह से आपस में कंफ्यूजन होता है बच्चों का अक्सर। तो इस पॉइंट के मदद से आप लोगों को ये क्लैरिफिकेशन मैं देना चाहता था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ऑल द थर्ड पार्टी लायबिलिटीज, बेसिकली एक्सटर्नल लायबिलिटीज की बात हो रही है, विल बी पेड ऑफ इन फुल इफ नो इन्फॉर्मेशन इज गिवन। जितनी भी एक्सटर्नल लायबिलिटीज आप सभी जानते हैं, क्रेडिटर्स है या फिर बिल्स पेबल है या और एक्सटर्नल लोन है किसी भी बैंक वगैरह से लिया गया, तो ये सारे के सारे जो लायबिलिटीज होती है एक्सटर्नल, इसको पेड ऑफ करना ही पड़ता है, वो भी फुल अमाउंट में अगर उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इफ रियलाइजेबल अमाउंट ऑफ एसेट्स इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन इट विल बी अज्यूम्ड एज निल। यानी अगर किसी क्वेश्चन में किसी एसेट्स के बारे में नहीं बताया गया कि उसको कितने में बेचा जाएगा, तो मान लिया जाएगा कि उसका रियलाइजेबल अमाउंट जीरो है। नेक्स्ट आता है पॉइंट, अनलाइक द अदर चैप्टर्स का मेरा मतलब यहाँ पर है एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ के कॉन्सेप्ट से, कि वहाँ पर हमने गुडविल के बारे में अक्सर सीखा है कि गुडविल जो हमें बैलेंस शीट में अपीयर्ड के तौर पर मिल जाता है, उसको हम सबसे पहले क्या करते हैं, मतलब बेसिकली उसका ट्रीटमेंट क्या करते हैं, तो पार्टनर्स कैपिटल में उसको ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके राइट ऑफ कर डालते हैं। तो उन चैप्टर्स की तरह यहाँ नहीं होता, गुडविल का ट्रीटमेंट अलग है यहाँ पर। तो बैलेंस शीट में जो हमें अपीयर्ड गुडविल मिलता है विल नॉट बी ट्रांसफर टू द डेबिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट, बल्कि इसका ट्रीटमेंट उल्टा है, ये रियलाइजेशन अकाउंट में आकर बेच दिया जाता है अगर क्वेश्चन में उसकी रियलाइजेबल वैल्यू बता दी जाती है तो। ठीक है, आपको ध्यान रखना होगा इस चीज़ को। नेक्स्ट पॉइंट है, फॉलोइंग आर द लायबिलिटीज विच विल बी ट्रांसफर टू द क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट बट इट इज नेवर पेड ऑफ।
तो ये है वो लिस्ट उन लाइबिलिटीज़ का जिनको कि हम रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र तो करते हैं, नॉट एज एन एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ बट लाइबिलिटीज़ विच रिलेट्स टू एनी काइंड ऑफ असेट्स। ठीक है, तो ऐसे केस में ऐसी चीज़ों को रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में ट्रांसफ़र करके राइट ऑफ तो कर दिया जाता है, लेकिन उसके बदले पेमेंट किसी को नहीं करना होता है, इसलिए वो कभी पेड ऑफ नहीं होता है, ना इन्फॉर्मेशन मिलता है और ना ही हमें पेड करना पड़ता है। और उनके एग्जाम्पल्स कॉमनली जो एग्जाम में आते हैं वो है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन एंड रिपेयर एंड रिन्यूअल रिजर्व। याद रखिएगा इन नाम को, ये ट्रांसफर तो होंगे लेकिन पेड ऑफ नहीं होते हैं। नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम इशू ऑफ डिवेंचर्स। हालांकि इशू ऑफ डिवेंचर्स में ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स नहीं है जिसमें उलझते हैं बच्चे, लेकिन जो बच्चों को उलझा सकता है मैं उन पर थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहूँगा। Issue of debentures to vendors for purchase consideration is treated in the same way as it was in the issue of shares। तो आपको ऐसे पता ही होगा कि शेयर्स के चैप्टर्स में वेंडर्स का टॉपिक था, डिबेंचर्स में भी है। तो जिस तरह से हमने शेयर्स के चैप्टर में परचेज कंसिडरेशन का टॉपिक सीखा था, बिल्कुल सेम ट्रीटमेंट होता है इशू ऑफ डिबेंचर्स में भी। बस एक डिफरेंस है दोनों में, वो ये है कि शेयर्स को डिस्काउंट पर कभी भी इशू नहीं कर सकते, लेकिन डिबेंचर्स को डिस्काउंट पर भी इशू कर सकते हैं। इसके अलावा रेस्ट हर एक चीज़ जिस तरह से शेयर्स में सीखा गया वैसे ही डिवेंचर्स में वेंडर्स के टॉपिक में आता है। यानी वेंडर्स के टॉपिक को इस चैप्टर में अलग से ट्रीट करने की किसी को कोई ज़रूरत नहीं है। नाउ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स, जो कि इस चैप्टर से एक्सक्लूसिव एक टॉपिक है। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स एंड लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स कैन बी शोन बाय कंबाइनिंग बोथ द अमाउंट दैट इज लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट। मतलब अगर किसी क्वेश्चन में डिवेंचर्स इशू होता है डिस्काउंट पर, यानी डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स का अकाउंट खुलता है, और साथ ही साथ रिडम्पशन ऑन डिवेंचर्स का रिडम्पशन भी प्रीमियम पर होगा, यानी कि लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स का भी अकाउंट खुलेगा। तो ऐसे केस में इसके अमाउंट को प्लस यहाँ के अमाउंट को मिला करके हम एक अकाउंट लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट ओपन कर सकते हैं, दोनों का सम इकट्ठा लिख करके। ठीक है, एंड इट विल सेव योर टाइम। नेक्स्ट आता है व्हेनेवर डिबेंचर्स इज टू बी रिडीम्ड एट प्रीमियम। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है लेकिन वाइटल है कि हम कब प्रीमियम लॉस इन सब का अकाउंट दिखाते हैं। जब भी डिबेंचर्स को रिडीम किया जाता है प्रीमियम पर, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट खुल जाता है, चाहे कंडीशन ऑफ इशू कुछ भी हो। क्योंकि बच्चे कई बार सोचते हैं कि इशू पर अगर प्रीमियम था जैसे कि 10 रुपये और पेमेंट पर प्रीमियम है जैसे कि 5 रुपये, तो कंपनी को लॉस कहाँ हो रहा है। इस वजह से कई बार बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। तो मैंने इसीलिए ये पॉइंट लिखा है, तो सिंपल बात लेकिन फिर भी लिखा है कि अगर पेमेंट पर प्रीमियम है, चाहे इश्यू का कंडीशन कुछ भी क्यों ना हो, तो लॉस का अकाउंट खुलेगा। क्योंकि पेमेंट पर जो प्रीमियम होता है उसका एक अलग नाम है जिसका नाम है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, और जो इशू का प्रीमियम है उसका अलग नाम है सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। इसलिए दोनों की वैल्यूज़ को आपस में एडजस्ट नहीं किया जा सकता है, और दैट इज़ वाई जब जब पेमेंट पर प्रीमियम आप देखेंगे तो आपको लॉस का अकाउंट तो ओपन करना ही पड़ेगा, चाहे इशू का कंडीशन कुछ भी क्यों ना हो। नेक्स्ट पॉइंट है amount of discount or loss on issue of debentures will be written off in the first year of debentures allotment by using the amount of capital reserve and securities premium reserve, and the surplus if any will be transferred to statement of profit and loss। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि डिबेंचर्स पे होने वाले लॉस और डिस्काउंट को राइट ऑफ किया जाता है उस फर्स्ट ईयर में ही जिस साल उसका अलॉटमेंट होता है, और उसके लिए यूज़ करना पड़ता है कैपिटल रिजर्व का बैलेंस अगर क्वेश्चन में दिया हो, अगर वो कम पड़ जाए तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व का बैलेंस, और अगर वो भी कम पड़ जाए तो एट लास्ट वो बचा हुआ सरप्लस अमाउंट ट्रांसफर हो जाता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो इस तरीके से राइट ऑफ किया जाता है, डिस्काउंट और लॉस का अकाउंट बनाया भी जाता है इसी की मदद से। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद जरूर रखना है आपको। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है कि इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स विल ऑलवेज बी कैलकुलेटेड ऑन द फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स इशूड। कई बार बच्चे ये कंफ्यूज रहते हैं, सोचते हैं कि अगर प्रीमियम पर इश्यू हुआ है तो जोड़कर प्रीमियम तब निकालना है इंटरेस्ट, या फिर डिस्काउंट पर इश्यू है तो घटा करके जो अमाउंट आएगा उस पर निकालना है। तो दैट इज कॉल्ड इशूड प्राइस। हम इशूड प्राइस पर नहीं निकालते हैं, जो उसकी फेस वैल्यू रहती है लाइक 100 ईच 500 ईच, उसके हिसाब से जो अमाउंट बनता है उसी पर हमेशा इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है एज पर द गिवन रेट। नाउ अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट। बहुत ही इजी चैप्टर है लेकिन फिर भी दो बातें आपको जरूर जाननी चाहिए, दो तीन बातें। वो क्या है देखिए। इन कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि सेल्स विल बी एज्यूम्ड एज बेस फॉर कैलकुलेटिंग द परसेंटेज ऑफ ऑल द आइटम्स। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को बनाते समय हमें परसेंटेज निकालना होता है हर चीज़ का, जिसमें कि एक ही अमाउंट को एज बेस यूज़ किया जाता है और वो बेस होता है सेल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर ईयर जो होगा हमारा, उसको यूज़ करते हैं और उसके बेसिस पर हम निकालते हैं
हर एक बाकी के आइटम्स का परसेंटेज। नेक्स्ट आता है इन कॉमन साइज बैलेंस शीट टोटल ऑफ बैलेंस शीट विल बी एज्यूम्ड एज बेस फॉर कैलकुलेटिंग परसेंटेज ऑफ ऑल द आइटम्स। यानी कि अगर कॉमन साइज बैलेंस शीट बनाना है तो अगेन एक ही बेस होगा जो सब में कॉमन होगा और वो बेस होगा बैलेंस शीट का टोटल। कई लोग सोचते हैं एसेट्स का टोटल या लायबिलिटीज का। अरे भाई बात तो एक ही है, एसेट्स और लायबिलिटीज टोटल तो सेम होता है, इसलिए किसी भी साइड के टोटल को हम ले सकते हैं एज अ बेस और इसके बेसिस पर बाकी सारे परसेंट। नाउ बढ़ते हैं अपने लास्ट चैप्टर की तरफ, कैश फ्लो स्टेटमेंट की तरफ। तो इसका पहला पॉइंट, इफ ओनली टैक्स मेड इज गिवन टैक्स पेड विल बी एज्यूम्ड एज द सेम एंड वाइस वर्सा। तो सिंपल सा मामला है, अगर क्वेश्चन में टैक्स मेड और टैक्स पेड में से कोई भी एक दिया हुआ हो, जैसे टैक्स मेड, ये एक टाइप एरर हो गया, टेक्स्ट हो गया है, इट इज़ टैक्स, ठीक है। तो टैक्स मेड और टैक्स पेड में से कोई भी एक चीज़ दिया गया हो तो दूसरा भी सेम ही अज्यूम कर लिया जाता है, चाहे टैक्स मेड हो तो टैक्स पेड भी सेम मान लेंगे या वाइस वर्सा। तो सिंपल सा पॉइंट है, लेकिन कई बार कंफ्यूज रहते हैं बच्चे क्योंकि बहुत कम ही क्वेश्चन में ऐसा देखने को मिलता है। देर इज़ नो यूज़ ऑफ करंट ईयर्स प्रपोज डिविडेंड, यानी जैसा कि आप सभी जानते हैं प्रपोज डिविडेंड का एक अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 के अकॉर्डिंग रूल्स है कि करंट ईयर का जो प्रपोज डिविडेंड है वो यूजलेस होता है, उसको यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि अज्यूम किया जाता है कि नेक्स्ट ईयर वो पेड होता है, और जो प्रीवियस ईयर का प्रपोज डिविडेंड होता है वो करंट ईयर में डिविडेंड पेड होता है, इसलिए उसी को यूज़ किया जाता है। यानी प्रीवियस ईयर को यूज़ करना है, करंट ईयर को इग्नोर करना है किसी भी एक्टिविटी के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कैश क्रेडिट इज अ सोर्स ऑफ फाइनेंस। सबसे पहले आपको याद रखना है कि कैश क्रेडिट एक सोर्स ऑफ फाइनेंस है, तो इसका मतलब है कि हर समय ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में आएगा, चाहे वो एक करंट लाइबिलिटीज़ के फॉर्म में दिया हो या फिर नॉन करंट लाइबिलिटीज़ के फॉर्म में दिया हो। डू नॉट कन्फ्यूज एवर कि इट इज़ अ सोर्स ऑफ फाइनेंस, दैट इज़ वाई ये हमेशा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में ही आएगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व will be shown in the financing activities by adding the amount in the issue price of the shares। कई बार लोग सोचते हैं कि सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व को कहाँ दिखाना है, कहाँ नहीं दिखाना है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में या फाइनेंसिंग में अलग से कि कैसे। तो बता दें कि फाइनेंसिंग में आता है लेकिन अलग से नहीं आता। जिस चीज़ को इशू किया जा रहा है मोस्टली वो शेयर्स ही होता है, तो उसके इशूड प्राइस में उसको जोड़ करके दिखाया जाता है। लाइक 1 लाख का शेयर्स अगर इशू हो रहा है और सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अगर 10,000 से बढ़ रहा है तो 1 लाख प्लस 10,000 करके 1,10,000 रुपये हम दिखा देते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स। नेक्स्ट पॉइंट है, if intangible assets increased it will be treated as purchase of intangible assets and will be shown in the investing activities। तो क्या होता है कि इंटेंजिबल एसेट्स डिक्रीज होता है तो उसको रिटर्न ऑफ कहते हैं, यानी कि वो आ जाता है हमारे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में, और अगर वो बढ़ रहा होता है तो उसको परचेज ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स कहते हैं और चला जाता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में एज आउटफ्लो ऑफ कैश। नेक्स्ट है, इन एनी सिक्योरिटी सच एज if any security such as debenture is redeemed by converting into other security it will not be recorded anywhere। जैसे कि शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया जाए अगर किसी डिबेंचर्स को या प्रेफरेंस शेयर्स को, तो रिडम्पशन तो हुआ लेकिन आउटफ्लो ऑफ कैश नहीं हुआ, तो इसलिए सिंपली कन्वर्जन ऑफ अ सिक्योरिटी इनटू अनदर सिक्योरिटी कैन नॉट बी ट्रीटेड एज आउटफ्लो और इनफ्लो ऑफ कैश, दैट इज वाई वो कहीं भी रिकॉर्ड नहीं होता। ये 1 नंबर के एग्जाम में क्वेश्चन के लिए भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हालांकि हम सब जानते हैं 1 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा नहीं। Now next one is assets purchased by issue of shares or debentures will not be recorded anywhere। Again assets को अगर हम परचेज करते तो उसका मतलब तो आमतौर पर होता है कि आउटफ्लो ऑफ कैश तो रिकॉर्ड तो होना चाहिए, लेकिन हम कह रहे हैं बाय इशुइंग शेयर्स और डिवेंचर्स, तो ऐसे केस में अगेन इसमें कोई भी फ्लो ऑफ कैश नहीं इन्वॉल्व होने की वजह से ये कहीं भी रिकॉर्ड नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये वेंडर्स की तरह ट्रीट हो जाएगा, इसमें कोई भी कैश का फ्लो यानी ना इनफ्लो और ना ही आउटफ्लो होगा। नेक्स्ट है बैंक ओवरड्राफ्ट इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ फाइनेंस एंड हैंस इट विल बी शोन इन द फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अगेन एक टाइप एरर है, आपको बताना चाहूँगा, यहाँ हैंस लिख गया, इट विल बी हैंस। तो बैंक ओवरड्राफ्ट भी एक सोर्स ऑफ फाइनेंस है, तो डू नॉट कन्फ्यूज एवर कि करंट लाइबिलिटीज़ है तो कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा। करंट लाइबिलिटीज़ होने के साथ साथ ये एक फाइनेंसिंग का भी पार्ट है, सोर्स है, तो इसलिए सोर्स ऑफ फाइनेंस होने की वजह से ये चला जाता है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में, बढ़ेगा तो प्लस में, घटेगा तो माइनस होकर के दिखाएंगे, लेकिन फाइनेंसिंग में ही दिखाएंगे। एंड नेक्स्ट पॉइंट है रेंट रिसीव्ड एंड डिविडेंड रिसीव्ड इज अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। तो रेंट रिसीव्ड होता है ऑन रेंटल प्रॉपर्टी जो हम किसी को देते हैं बीइंग अ लैंडलॉर्ड, डिविडेंड रिसीव मिलता है हमारे इन्वेस्टमेंट पर, तो ये सभी के इन्वेस्टमेंट के ही पार्ट हैं, इसीलिए ये सब एज इनफ्लो आते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के अंदर। नाउ लास्ट पॉइंट, इफ बोथ डेप्रिशिएशन दैट इज डेप्रिशिएशन ऑन एसेट्स, देखिए 2 डेप्रिशिएशन की बात हो रही है, वो कौन कौन से 2 डेप्रिशिएशन है। पहला डेप्रिशिएशन ऑन एसेट्स सोल्ड, एसेट जिसको बेचा जा रहा है उसका डेप्रिशिएशन जो उस साल का होता है, एंड डेप्रिशिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर इज गिवन इन द क्वेश्चन। तो 2 डेप्रिशिएशन, एक एसेट्स जिसको बेचा गया उसका डेप्रिशिएशन पर्टिकुलरली ईयर का, और डेप्रिशिएशन जो ड्यूरिंग द ईयर चार्ज किया गया सारे एसेट्स पर,
उन दोनों डेप्रिसिएशन को दे दिया जाता है, तो हम किसको यूज़ करें किसको ना करें, ये एक बड़ा सा सवाल होता है सबके मन में। तो उसका जवाब है देन डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर विल बी शोन इन द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, यानी कैश फ्लो में जो ड्यूरिंग द ईयर नाम का डेप्रिसिएशन होता है बस उसी को यूज़ करते हैं। और डेप्रिसिएशन ऑन एसेट सोल्ड इज ओनली यूटिलाइज टू कैलकुलेट गेन और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, और जो डेप्रिसिएशन होता है करंट ईयर में उस पर्टिकुलर एसेट्स का जिसको बेचा जाना है उसका यूज़ होता है सिर्फ फॉर्मूले में पता, ताकि पता लगा सको आप कितना गेन या कितना लॉस हो रहा है उस एसेट्स को बेचने में। तो इस तरह से दोनों डेप्रिसिएशन का इस्तेमाल किया जाता है हमारे क्वेश्चंस में। नाउ दैट्स इट फॉर द डे। और अगर वीडियो में सारे कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने फीडबैक कमेंट सेक्शन में दें और साथ साथ सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। मिलते हैं कल एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।